हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर के थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ वेक्टर के थ्योरी को डिस्कस किया है, आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक वेक्टर का दो लेक्चर हो चुका है वेक्टर के थ्योरी का, और ये तीसरा लेक्चर है। जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों लेक्चर का लिंक दे दूंगा। पहले उस लिंक के माध्यम से आप उस लेक्चर को समझेंगे और तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो ये भाग है वेक्टर और 3D, ये कंप्लीट थ्योरी पे आधारित है। जब तक आपका थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक आप सवाल अच्छे तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो दोनों लेक्चर में जो सीखा वो ये सीखा कि वेक्टर का टाइप क्या है, कितने तरह का वेक्टर होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद फिर वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिश का योग। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि किसी भी सदिश का स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। फिर किसी भी सदिश को आई जे के रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। तो ये सारे चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी सदिश की दिक् को ज्याएं, डायरेक्शन कोसाइंस, ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, हिंदी में उसको दिक् कोज्या बोलते हैं। तो कोई भी वेक्टर है, जैसे पहले इसको समझ लीजिए तब इसको आप नोट करिएगा। मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, तो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा, और जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा। ये देखिए जेड एक्सिस ऐसे है। तो अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस, देखिए जेड एक्सिस ऐसे है, तो जेड एक्सिस के साथ इस वेक्टर का बनाया गया ये एंगल होगा। और अगर ये एंगल गामा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को उस सदिश की दिक् को ज्याएं कहा जाता है। तो इसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं। यदि एक सदिश एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा को उस सदिश की दिक् को ज्याएं कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ, तो अगर कोई सदिश, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को उस सदिश का डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। दिक् को ज्याएं को एल एम एन से सूचित किया जाता है। डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल से, एम से और एन से सूचित करते हैं। मतलब एल बराबर हो गया कॉस अल्फा, एम बराबर हो गया कॉस बीटा और एन बराबर हो गया कॉस गामा। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो हुआ डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन, दिक् को ज्याएं का परिभाषा हुआ। लेकिन अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है ये हम लोग जरा डेराइव कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे डेराइव किया जाता है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मान लेते हैं, माना किसी बिंदु P का नियामक XYZ है। कोई बिंदु P है और उस बिंदु P का नियामक हम लोग मान लिए XYZ। तो इसको हम लोग फिगर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपने पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसको देखा था। ये देखिए, ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस, और यहाँ पर ये बिंदु P था और O से P को हम लोग मिला दिए थे, ये हो गया OP। तो P का नियामक हम लोग कितना माने हैं? XYZ। अब आप ये बताइए कि ये वाला जो बिंदु था, ये इसको हम लोग A माने हैं, B C, ये हो गया D E F, ठीक है। अब आप ये बताइए कि P बिंदु का नियामक हम लोग माने हैं XYZ। तो नियामक ज्यामिति के परिभाषा से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में P बिंदु का नियामक कौन होता है? नियामक के डेफिनेशन से X नियामक कौन होगा? तो P बिंदु का X नियामक हो जाएगा OE, DB, AP और FC। तो इसका मतलब ये हुआ कि OE बराबर X, OE बराबर X होगा, अच्छा AP बराबर भी X होगा, DB बराबर भी X होगा, CF बराबर भी X होगा। हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में सारा डिस्कस कर लिया है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग OE बराबर X लिखते हैं, OE का ही जरूरत है। अब आप ये बताइए कि अगर किसी बिंदु P का नियामक XYZ है तो वेक्टर OP बराबर क्या होता है? हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में इसको डेराइव किया था कि अगर P का नियामक XYZ है तो वेक्टर OP बराबर होता है XI प्लस YJ प्लस ZK। ये वेक्टर OP हो गया। तो बताइए कि वेक्टर OP का जो लंबाई है, मतलब वेक्टर OP का मॉड, तो वेक्टर OP का जो मॉड होगा वो OP का लंबाई होगा। तो ये OP बराबर कितना निकला था? क्या डेरिवेशन हम लोग निकाले थे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। OP का लेंथ, OP का लंबाई कितना निकला था? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर OP है वो एक्स एक्सिस, हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? हम लोग निकालने जा रहे हैं कि वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग को ये पहले मानना होगा कि वेक्टर OP एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना वेक्टर OP एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है। हम लोग क्या मान लिए? हम लोग ये मान लिए कि वेक्टर OP जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। अब आप ये बताइए कि जो स्टूडेंट अगर इसके पिछले वाले लेक्चर को नहीं समझेगा तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि वेक्टर OP बराबर XI प्लस YJ प्लस ZK कहाँ से आया, या OP का जो लेंथ है वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कहाँ से आया। तो इसलिए मैंने बोला आपसे कि आप जो भी इसका है, जो भी थ्योरी है, वो आज वाला जो लेक्चर का थ्योरी है वो कल वाले पिछले वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ है। पिछला वाला जो लेक्चर है वो उसके पहले वाले लेक्चर से जुड़ा हुआ है। इसलिए सभी लेक्चर को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ही आप इसको समझ पाएंगे। तो अब आप ये बताइए कि हम लोगों को cos अल्फा चाहिए, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि P से E को मिला देते हैं। P से E को मिला दीजिए, P। अब आप ये बताइए कि OPE, जो OPE त्रिभुज है, तो इसमें OP का एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल हम लोग क्या माने हैं? अल्फा। तो OPE जो है वो कैसा त्रिभुज है? तो त्रिभुज OPE में कोण E बराबर है 90 डिग्री। कोण E जो आपका है वो 90 डिग्री है, ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री है। अब यहाँ पर स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि वो लोग ये पूछते हैं कि सर ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री कैसे होगा। तो इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कैसे होगा।
अब आप ये बताइए कि ये जो आपका समतल है PBEC, ये समतल जो आपका है PBEC, ये समतल कैसा है? ये समतल इस तरीके का है, देखिए ऐसे। ये इसको अगर समतल माना जाए तो ये वाला समतल इस तरीके का है। तो और ये जो सरल रेखा है OE, यह सरल रेखा OE जो है वो इस समतल पर लंब है। OE जो है वो क्या है? वो x एक्सिस है, और ये जो समतल है वो इस तरीके का है। तो इसका मतलब कि OE जो है वो इस समतल पर लंब है। अब आप इस फिगर में आइए, अगर इसको एक समतल माना जाए, ये एक समतल है और ये एक सरल रेखा है, मार्कर को एक सरल रेखा माना जाए, तो ये मार्कर जो है सरल रेखा, ये इस समतल पर लंबवत है। देखिए फिगर के हिसाब से ये मार्कर जो है वो समतल पर लंबवत है। तो अब आप ये बताइए कि ये जो मार्कर है सरल रेखा, इसको माना गया है, तो इसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो कौन सा है? फुट। ये वाला भाग इसका फुट है P। तो फिगर के हिसाब से जो P है वो इसका फुट है। अब आप ये बताइए कि अगर P को आप C से मिलाइएगा तो जो PC आपका मिला, PC जो आपका बना, वो PC और इस मार्कर में क्या संबंध होगा? तो PC और मार्कर जो है वो लंबवत होगा, मतलब ये सरल रेखा और PC लंबवत होगा। अब बताइए कि P को अगर हम लोग A से मिला दिए तो PA जो बना रेखाखंड, वो PA और इस सरल रेखा में क्या संबंध है? तो वो भी लंबवत होगा। P को अगर हम लोग यहाँ D से मिला दिए तो PD जो सरल रेखा बना, वो सरल रेखा PD और इस सरल रेखा में क्या संबंध है? ये भी लंबवत है। और P को अगर हम लोग B से मिला दिए तो PB जो बना वो PB और ये सरल रेखा, ये भी लंबवत होगा। इसका मतलब कि समतल का में जितना भी बिंदु होगा, इस समतल में जो भी बिंदु होगा, उस बिंदु को अगर आप P से मिलाइएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इस समतल में जितना भी बिंदु होगा, उस बिंदु को अगर आप P से मिलाइएगा तो जो रेखा बनेगा वो रेखा इस सरल रेखा का मार्कर पे हमेशा लंबवत होगा। तो उसी हिसाब से आप यहाँ देखिए, ये जो समतल है PBEC, ये समतल OE पर लंबवत है, या OE जो है वो समतल पर लंबवत है। तो अब इस समतल पे जितना वो, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन है? वो आपका E है। तो इस समतल पे जितना भी बिंदु होगा, अगर आप C को E से मिलाएंगे तो C जो है वो OE पर लंबवत होगा। अगर B को E से मिलाएंगे तो B जो है वो OE पर लंबवत होगा। और अगर P को भी E से मिलाएंगे तो P जो है वो OE पर लंबवत होगा। क्योंकि ये समतल जो है वो इस सरल रेखा पर लंबवत है। तो समतल पर जितना भी बिंदु होगा, वो सारे बिंदु को अगर E से मिलाइएगा तो वो जो रेखाखंड बनेगा वो OE के लंबवत होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर E जो एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। अब आइए तो त्रिभुज OPE में, त्रिभुज OPE में ये वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो cos अल्फा बराबर क्या होगा? देखिए cos अल्फा, तो इस cos अल्फा के लिए बेस का काम कौन करेगा? आधार का काम कौन करेगा? OE। और एज का काम कौन करेगा? OP। अब आप ये बताइए कि OE बराबर यहाँ क्या था? x, और डिवाइडेड बाई OP का लेंथ कितना था? तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि ये जो cos अल्फा निकला, ये cos अल्फा क्या निकला? तो ये cos अल्फा इस वेक्टर का, वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। cos अल्फा बराबर क्या होता है? क्या निकला डेरिवेशन में? तो x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आप यहाँ ये P बिंदु है तो P को अगर आप F से मिलाइएगा तो ये वाला कोण जो है वो बीटा हो जाएगा। और cos बीटा अगर आप निकालिएगा तो cos बीटा बराबर आएगा y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और cos गामा बराबर आ जाएगा z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यही जो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा निकला, ये सदिश OP का, वेक्टर OP का डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि अगर कोई सदिश xi प्लस yj प्लस zk है, देखिए वेक्टर OP बराबर xi प्लस yj प्लस zk था, तो अगर कोई सदिश xi प्लस yj प्लस zk है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और z बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। इसको नोट करिए।
तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला हम लोगों का? यहां से निष्कर्ष निकला अर्थात वेक्टर ओपी बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का डायरेक्शन कोसाइन डीसी, शॉर्ट में इसको हम लोग डीसी लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब आगे जब भी हम लोग को सवाल बनाना होगा तो डायरेक्ट हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब आप ये बताइए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? तो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो है वो कॉस अल्फा के बराबर है। कॉस बीटा बराबर क्या होगा? वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और यहां से कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आगे सवाल बनाने के क्रम में कभी कभी आपसे ये पूछता है कि बताइए कि सदिश का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण कौन सा होगा? तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। एक्स दिया हुआ रहेगा, वाई दिया हुआ रहेगा, जेड दिया हुआ रहेगा, तो इसमें डायरेक्ट अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से पूछेगा कि वह किसी सदिश का वाई एक्सिस के साथ बनाया गया कोण निकालिए, तो कॉस बीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और किसी सदिश का जेड एक्सिस के साथ बनाया गया कोण निकालिए तो कॉस गामा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहां से तीनों को जोड़िए, वर्ग करके जोड़िए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर, तो इसको आप वर्ग करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा और ये रूट हट जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो जेड स्क्वायर बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा? और सॉरी, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर हो गया है ना, तो ये वाला रूट नहीं रहेगा, ये भी आपका रूट नहीं रहेगा। देखिए कॉस स्क्वायर बीटा है तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला रूट हट जाएगा। कॉस स्क्वायर गामा में जेड स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा। अब आप ये बताइए कि इसमें आप एलसीएम आपका कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसे डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। आगे बहुत सारा सवाल इस फॉर्मूले पे मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, और ये रहा इसका डेरिवेशन कि 1 कैसे होगा, इसको नोट करिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला थ्योरी है वो है दो सदिशों के समांतर होने की शर्त, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि दो सदिश जो है
वो समांतर कब होगा। तो संरेख सदिश और समांतर सदिश ये एक ही होता है। तो समांतर सदिश क्या होता है, तो अगर दो सदिश का दिशा एक ही हो तो ये समांतर सदिश कहलाते हैं, या अगर दो सदिश का दिशा विपरीत हो तो वो भी क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश। अब आप ये बताइए कि अगर वेक्टर ए बराबर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 इंटू वेक्टर बी, तो इसका मतलब कि वेक्टर ए बराबर 2 इंटू वेक्टर बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर वेक्टर बी में किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से, और 2 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 2 इंटू वेक्टर बी, 2 इंटू वेक्टर बी यही वेक्टर ए है, और 2 इंटू वेक्टर बी का दिशा वेक्टर बी के अलोंग होता है, क्योंकि अगर हम लोग वेक्टर बी में धनात्मक संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि अगर किसी भी वेक्टर को पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा 2 इंटू वेक्टर बी, वो उसका डायरेक्शन वेक्टर बी के अलोंग ही होगा। इसका मतलब कि वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के अलोंग, और अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू -2 इंटू वेक्टर बी, तो इसका मतलब यह हुआ कि -2 इंटू वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वह वेक्टर बी के अपोजिट होगा, क्योंकि वेक्टर बी में यहाँ पर माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव क्वांटिटी से। तो अगर किसी भी वेक्टर में आप लोग नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन वेक्टर बी के अपोजिट होगा। तो इस स्थिति में वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के विपरीत होगा, इस स्थिति में वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के अलोंग होगा। तो अगर दो सदिश का डायरेक्शन एक ही हो तो भी वे समानांतर सदिश कहलाते हैं या संरेख कहलाते हैं, और अगर दो सदिश का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो तो भी वे समांतर सदिश कहलाते हैं। इसका मतलब कि दोनों केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो समांतर सदिश होगा। अब यहाँ पर 2 की जगह पर 3 दीजिए, 4 दीजिए, 5 दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब कि दो सदिश के समांतर होने का शर्त क्या है, तो अगर एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश गुणन हो, कोई भी संख्या से, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो सदिश के समांतर होने का शर्त क्या है। तो अगर एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश गुणन हो, इन जनरल हम लोग लिख सकते हैं कि अगर वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी हो, जहां लेमडा एक अदिश संख्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लेमडा का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो इस स्थिति में वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो क्या होता है, समांतर होता है। तो इसको हम लोग जरा लिख लेते हैं पहले। यदि एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश गुणन हो, अदिश गुणन हो, तो दोनों सदिश समांतर सदिश कहलाते हैं, समांतर सदिश कहलाते हैं। इसको हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी, जहां लेमडा एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, तो अगर वेक्टर ए बराबर लेमडा इंटू वेक्टर बी होगा, मतलब एक सदिश दूसरे सदिश का अदिश गुणन होगा, तो दोनों सदिश मतलब ए और बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, समांतर सदिश हो जाएगा। तो यही दो सदिश के समांतर होने का कंडीशन है, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग अगले थ्योरी में चलते हैं। अगला थ्योरी हमारा है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन फॉर्मूला है उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा उससे अलग है। तो इसको जरा हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए तो विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या है,
तो यदि दो बिंदुओं ए तथा बी का स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए तथा वेक्टर बी है, तो रेखाखंड ए बी को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश निकालें। देखिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आप 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे या 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, तो उसमें दो बिंदु का नियामक दिया हुआ रहता था। ए का नियामक x1 y1 और बी का नियामक x2 y2। लेकिन वेक्टर में बिंदु का नियामक नहीं होता है, बिंदु का स्थिति सदिश होता है। तो ए और बी का स्थिति सदिश क्रमशः ए तथा बी है। मान लेते हैं कि दो बिंदु है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश है वेक्टर ए, और वेक्टर बी का स्थिति सदिश है वेक्टर बी। और रेखाखंड ए बी को एक बिंदु है, मान लेते हैं P, और ये P बिंदु रेखाखंड ए बी को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो हम लोगों को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश निकालना, मतलब हम लोगों को किसका स्थिति सदिश निकालना है? P का। A का दिया हुआ है वेक्टर ए, B का दिया हुआ है वेक्टर बी, और ये अनुपात दिया हुआ है, और हम लोगों को स्थिति सदिश निकालना है P बिंदु का। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना बिंदु P का स्थिति सदिश कुछ मान लीजिए, वेक्टर R मान लीजिए, वेक्टर R है। ठीक है, तो P का स्थिति सदिश मान लिया वेक्टर R। चलिए, अब वेक्टर R का ही वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब आप ये बताइए कि क्या दिया हुआ है। तो AP अनुपात PB, देखिए रेखाखंड AB को m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करने का मतलब हुआ कि P बिंदु रेखाखंड AB के अंदर है। तो AP बाई PB बराबर क्या है? m बाई n। यहाँ AP बाई PB बराबर क्या है? m बाई n है। अंतः विभाजित करने वाला बिंदु का अनुपात दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये n इंटू AP बराबर m इंटू PB, m इंटू PB। ठीक है, और अब AP में और PB में वेक्टर साइन लगा दीजिए। तो n इंटू AP वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू PB वेक्टर, दोनों तरफ वेक्टर लगा दीजिए। अब आप ये बताइए कि n इंटू वेक्टर AP मतलब क्या होता है? वेक्टर AP मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। वेक्टर AP का मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो n इंटू PV ऑफ P माइनस PV ऑफ A इज इक्वल टू, शॉर्ट में पोजीशन वेक्टर को हम लोग PV लिखते हैं, m इंटू, बताइए PV वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसको नोट करिए। चलिए, तो ये हो जाएगा n इंटू, बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो P का पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या माने हैं? R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A।
तो ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एम इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, वेक्टर बी, और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी आप क्या माने हैं, आर। इसको मल्टीप्लाई करिए, एन इंटू आर माइनस एन इंटू ए बराबर एम इंटू बी माइनस एम इंटू आर। अब ये एम इंटू आर को इधर लाइए, एन आर तो पहले से है, एम आर ये माइनस वाला इधर आ जाएगा प्लस एम आर, ये माइनस एन ए उधर जाएगा, एन ए और प्लस एम बी तो यहाँ है ही, इसमें से आप आर कॉमन ले लीजिए, एम प्लस एम, और इसको पलट के लिख दीजिए, तो एम बी प्लस एन ए, आर इज इक्वल टू हो गया एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, और यही हमारा आर जो निकल गया ये पी का पोजीशन वेक्टर निकल गया। इसको याद रखने का तरीका, ये दो बिंदु है, ए का पोजीशन वेक्टर है ए, बी का पोजीशन वेक्टर बी, और पी बिंदु है जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसी p का ना पोजीशन वेक्टर हम लोग माने थे r, तो जो r बराबर हमारा निकला वो क्या निकला, m इंटू बी, तो m इंटू अपोजिट वाला वेक्टर b प्लस n इंटू ए, तो n इंटू वेक्टर a और डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेक्शन फॉर्मूला था जस्ट उससे मिलता जुलता है, सिर्फ उसमें बिंदु का नियामक था और इसमें बिंदु का स्थिति सदिश है। इसको नोट करिए। अच्छा, अब इसमें भी क्या होगा कि अगर P बिंदु जो है वो रेखाखंड AB को अगर बाह्य विभाजित करेगा, तो उसमें इसमें तो जो फिगर हम लोग लेके चले थे उसमें अंतर विभाजित किए थे, और अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि P बिंदु रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित करता हो, तो यदि बिंदु P रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित करता हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, तो फिगर भी हमारा बदल जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। A का पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, B का पोजीशन वेक्टर वेक्टर B, और यहाँ पर जो P बिंदु है वो रेखाखंड AB को बाह्य विभाजित कर रहा है, लेकिन अनुपात तो वही रहेगा, ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। तो अब इस स्थिति में P का जो पोजीशन वेक्टर होगा R बराबर ये हो जाएगा M इंटू वेक्टर B माइनस N इंटू वेक्टर A डिवाइडेड बाई M माइनस N। जो प्लस था वो प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा। इसको अगर आप डेराइव करिएगा तो इसी तरीके का डेरिवेशन आएगा, तो इसको हम लोग याद रखते हैं, प्लस की जगह पर यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, जैसे मान लेते हैं ये है A, ये है B, तो A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर A और B का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B, और रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है कोई P, तो मध्य बिंदु P है, तो P का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ P ये बराबर क्या होगा, तो ये A प्लस B बाई 2 हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2, क्योंकि जो पहला वाला फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे MB प्लस NA बाई, क्योंकि P बिंदु तो बीच में होगा, तो MB प्लस NA बाई M प्लस N में M और N जो अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा, तो 1 इंटू B प्लस 1 इंटू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये प्लस B बाई 2 हो जाएगा। इसको नोट कर। तो अभी तक जो वेक्टर का बेसिक थ्योरी था वो सारा थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी वेक्टर में और भी थ्योरी है, जैसे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो बेसिक हमारा वेक्टर का थ्योरी था वो हमारा क्लियर हो गया, और अभी तक हम लोगों ने अब जो भी थ्योरी पढ़ा है उस थ्योरी का अब हम लोग एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है
वो प्रॉब्लम कैसे बनेगा ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक आप लोग क्या करिएगा कि जो भी थ्योरीज का पढ़े हैं लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में, वो तीनों लेक्चर के थ्योरी को आप एक बार अच्छे तरीके से उसको समझने का प्रयास करिएगा। उसका एक एक पॉइंट जो मैंने बताया है वो सारा एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैथमेटिक्स में सवाल तो फॉर्मूला पे बनता है, जो 12 लेवल का सवाल होता है वो फॉर्मूला पे पुट करने पे आंसर आ जाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर का सवाल होता है, जैसे जी मेंस, एनडीए वगैरह का जो सवाल होता है, जी एडवांस लेवल का जो सवाल होता है, वो सवाल आप तभी बना पाइएगा जब उससे रिलेटेड पूरा थ्योरी आपका क्लियर हो। इसलिए थ्योरी पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ 12 एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य उससे ऊपर का एग्जाम होना चाहिए। तो इसलिए मैं जो थ्योरी आपको बता रहा हूँ वो जी मेंस और जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग पूरे थ्योरी को एक बार अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एप्लीकेशन बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।